नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी सिविक्स के अंतर्गत एक महान राजनीतिक विचारक जर्मी बेंथम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जर्मी बेंथम के क्लास पार्ट 1 को अच्छे तरीके से स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जर्मी बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, उन्हें उनके प्रारंभिक विचार कैसे थे। हमने ये जाना था कि जर्मी बेंथम का जन्म लंदन शहर में हुआ था, एक वकील परिवार में हुआ था। उन्होंने लंदन में जैसे ही वकालत का कार्य प्रारंभ किया तो देखा कि ब्लैक स्टोन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानून का लोग जमकर उल्लंघन कर रहे थे, धज्जियाँ उड़ा रहे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने यह फैसला किया कि प्राकृतिक कानूनों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग खुल्लम खुल्ला प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो कानून होना चाहिए वह राज्य द्वारा निर्मित होना चाहिए, वह लिखित होना चाहिए। तो इस तरह से प्राकृतिक कानून में उन्होंने वैज्ञानिकता का मिश्रण किया और कृत्रिम रूप का स्वरूप प्रदान किया। दोस्तों, जर्मी बेंथम ने प्रसिद्ध किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेचर। और जर्मी बेंथम ने बताया कि जो राज्य का स्वरूप होना चाहिए वह कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम भला करे, क्योंकि जो राज्य है वह लोगों की भलाई के लिए ही आया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जर्मी बेंथम के प्रारंभिक राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था। इसी सिलसिले में आज हम लोग जर्मी बेंथम के आगे के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे उनके राजनीतिक विचार के क्रम में बेंथम प्राकृतिक कानून का खंडन कैसे करते हैं, बेंथम प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौते का खंडन कैसे करते हैं, बेंथम का राज्य पर क्या विचार है और बेंथम का प्रतिनिधि लोकतंत्र पर क्या विचार है और बेंथम का दंड पे क्या विचार है। तो दोस्तों, इस तरह से हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बेंथम प्राकृतिक कानून का खंडन कैसे करते हैं। दोस्तों, बेंथम बताते हैं कि जो प्राकृतिक कानून होता है उसका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, उसका कोई लिखित स्रोत नहीं है, निश्चित स्रोत नहीं है। इसलिए प्राकृतिक कानून सरासर असंवैधानिक है। इस कानून का स्रोत अनिश्चित है, इसलिए प्राकृतिक कानून में दुरुपयोग किए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उसका उल्लंघन किए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, लिखित नहीं है। इसलिए जो व्याख्याकार होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार उस प्राकृतिक कानून की व्याख्या कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका खंडन करते हैं प्राकृतिक कानून का। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका स्रोत अनिश्चित है। और दोस्तों, कहते हैं बेंथम कि प्राकृतिक कानून लोगों का कभी भला नहीं कर सकता, लोगों का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए कानून जो है राज्य निर्मित होना चाहिए। कानून कैसा होना चाहिए? राज्य निर्मित होना चाहिए, जो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित कर सके। तो परीक्षा टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विचार किस विचारक ने दिया? तो दोस्तों, जर्मी बेंथम ने दिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम ने कहा कानून एक अनिवार्य दोस्त है। प्रसिद्ध कथन है, कानून एक अनिवार्य दोष है। दोस्तों, इसमें दो टर्म्स आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कानून के साथ अनिवार्य और दोष दोनों विरोधाभासी तत्व हैं। दोस्तों, कानून अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि कानून जरूरी है, लोगों को सुरक्षा देता है, लोगों को न्याय देता है, लोगों के मध्य शांति स्थापित करता है। लेकिन दोष क्यों है? दोष इसलिए है कि कानून अगर ज़्यादा सुरक्षा देने के पर्पज से हमारे सामने उपस्थित हो जाए, हमारे स्वतंत्रता में दखल देने लगे, तो वह नागरिकों के व्यक्तित्व विकास में बाधक उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बेंथम ने कहा, बेंथम चूंकि व्यक्तिवादी विचारक हैं, इसलिए कहते हैं कानून अनिवार्य है, जरूरी भी है और दोष भी है। तो अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि
शांति सुरक्षा न्याय स्थापित करता है, दोष है क्योंकि वो ज़्यादा स्वतंत्रता में दखल देने लगता है, सुरक्षा में दखल देने, इसलिए दोष है। दोस्तों जर्मी बेंथम के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत या अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत को सुअर का दर्शन भी कहा जाता है। इसे शुकर का दर्शन भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पिग फिलॉसफी का सिद्धांत किस विचारक ने दिया, तो जर्मी बेंथम ने दिया था। अब हम देखते हैं बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौते का खंडन कैसे किया। दोस्तों बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार कोरा बकवास, कोरा भ्रम और प्रमादपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है स्टेटमेंट कि प्राकृतिक अधिकार को कोरा बकवास, कोरा भ्रम और प्रमादपूर्ण कहकर किसने संबोधित किया, तो जर्मी बेंथम ने ऐसा कहकर संबोधित किया था और प्राकृतिक अधिकारों का मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे जो प्राकृतिक अधिकार है वह विवेक पर आधारित अधिकार है, उसकी व्याख्या विवेक करता है, बुद्धि करता है, इसलिए लोगों की जो विवेक होता है, बुद्धि होती है, वो अलग अलग प्रकृति की होती है। इसलिए प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। तो इन्होंने कोरा भ्रम, कोरा प्रमादपूर्ण कह के पुकारा और आगे कहा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वह प्राकृतिक अधिकार पर ही आधारित है, इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत भी गलत है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका बेंथम खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं? कहते हैं कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह प्राकृतिक अधिकार पर आधारित है। बेंथम एक ऐसे विचारक हैं दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति का समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति दोनों प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित थी। इन्होंने अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना किया। क्यों आलोचना किया? क्योंकि कहा कि ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित हैं। अमेरिकी क्रांति के तहत जहां क्रांतिकारियों को न्याय नहीं मिल पाया, वहीं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से क्रांतिकारियों को न्याय न मिल पाने के वजह से और ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित होने के वजह से बेंथम इन दोनों क्रांति की जमकर आलोचना करते हैं। परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में सवाल पूछा भी गया है, कौन सा विचारक है जो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति का आलोचना करता है, विरोध करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका जर्मी बेंथम होगा। यह भी पूछा गया है कौन सा विचारक है जो सामाजिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना करता है, खंडन करता है, तो दोस्तों इसका भी जवाब जर्मी बेंथम है। इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्य क्लियर हुआ। अब देखते हैं बेंथम का राज्य पर क्या विचार है। दोस्तों बेंथम सामाजिक संविदा सिद्धांत के आलोचक हैं, जैसा आप जान चुके हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना करते हैं और वो बताते हैं कि राज्य का आधार उपयोगिता है, समझौता नहीं। जो राज्य है उसका आधार क्या है दोस्तों? उपयोगिता है, समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया जो राज्य आया है वह व्यक्तियों द्वारा निर्मित है, व्यक्तियों द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है और इस राज्य का उद्देश्य है इस व्यक्ति के लिए उपयोगी कार्य करे। दोस्तों राज्य का क्या उद्देश्य है? राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के लिए उपयोगी कार्य करे, अधिकतम व्यक्ति के लिए अधिकतम सुख का इंतजाम करे। अगर ऐसा करने में राज्य विफल होता है तो राज्य संस्था है वह अपने आप में सफल नहीं है। तो इस तरह से व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है और इस राज्य का उद्देश्य है व्यक्तियों के लिए उपयोगी कार्य करे। दोस्तों बेंथम ने बताया कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य व्यक्ति के लिए है,
न कि व्यक्ति राज्य के लिए। इतना कहते हुए दोस्तों बेंथम ने व्यक्तिवाद की नींव स्थापित कर दी, अर्थात वो व्यक्तिवाद की तरह बात कर रहे हैं। दोस्तों राज्य या शासन के कार्य की समीक्षा सिर्फ एक ही बात पर हो सकती है कि राज्य अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम कल्याण कर पा रहा है या नहीं। अगर अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम कल्याण राज्य या शासन कर पा रहा है तो राज्य अपने कार्य में सफल है, अगर नहीं कर पा रहा है तो राज्य अपने कार्य में सफल नहीं है। अब अगला बिंदु जो है बेंथम का प्रतिनिधि लोकतंत्र पर क्या विचार है। दोस्तों बेंथम एक ऐसे विचारक हैं जो प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक जीन जैक्स रूसो माने जाते हैं, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक कौन माने जाते हैं, बेंथम माने जाते हैं। और बेंथम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के समर्थक हैं। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है सिर्फ एक वोट दे सकता है, अब प्रत्येक को एक गिना जाए, किसी को एक से ज़्यादा नहीं। यह विचार भी बेंथम से जुड़ा है। इस तरह से प्रतिनिधि लोकतंत्र में बेंथम इन बातों को जोड़ते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बेंथम कहते हैं कि सिर्फ शिक्षितों को मताधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों बेंथम पढ़े लिखे लोगों का समर्थन करते थे। वो एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत के समर्थक थे और शिक्षित व्यक्ति को मतदान के समर्थक थे। दोस्तों एक जानने वाली बात यह है कि बेंथम अविवाहित थे। इनकी धर्मपत्नी नहीं थी, इसलिए हो सकता है शायद इनको स्त्रियों से उतना लगाव नहीं था, स्त्री से उतना लगाव नहीं था। इसीलिए बेंथम जब मतदान की बात आती है स्त्रियों के लिए तो मतदान का विरोध करते हैं, महिला मतदान का विरोध करते हैं। महिलाओं को दोस्तों ये मतदान करने के अधिकार को छीन लेते हैं। कहते हैं महिलाओं को मतदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों गुप्त मतदान के समर्थक थे। बेंथम कहते हैं मतदान जो होना चाहिए वह गुप्त मतदान होना चाहिए और संसद का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। संसद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया बेंथम ने? 1 साल निर्धारित किया। दोस्तों बेंथम ने जो है इंग्लैंड में जो लॉर्ड सभा थी उसके विरोधी थे, लॉर्ड सभा के विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि वह जो लॉर्ड सभा थी वह आनुवांशिक आधार पर कार्य कर रही थी, आनुवांशिकता का समर्थन कर रहा था। तो इस तरह से बेंथम ने जो प्रतिनिधि लोकतंत्र पे सिद्धांत दिया उसमें कहा एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, गुप्त मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए और संसद का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। दोस्तों प्रतिनिधि लोकतंत्र के बाद हम लोग बेंथम के दंड के विचार के बारे में देखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो दंड की व्यवस्था प्रावधान है वह अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो दंड होती है वह नागरिकों को, जो व्यक्तियों को, आरोपियों को एक तरह से पीड़ा ही प्रदान करती है, वह उन्हें दुख देती है। लेकिन बेंथम कहते हैं कि किसी अपराधी को अगर दंड देने से एक विशालकाय समुदाय को सुख प्राप्त होता है, किसी ऐसे खूंखार अपराधी को, किसी ऐसे जघन्य अपराधी को दंड देने से अगर समाज का एक विशाल हिस्सा सुख की अनुभूति करे, अधिकतम व्यक्ति सुख की अनुभूति करे, तो ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दंड मिलने से लोगों में सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन दोस्तों बेंथम यह भी जोड़ते हैं कि दंड का उद्देश्य बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दंड का उद्देश्य सुधारात्मक या निवारात्मक होना चाहिए कि जो अपराधी है उसमें, उसके आचरण में सुधार आए और वह उसे दंड करने से रोका जा सके।
फिर वह उसे अपराध करने से रोका जा सके। दोस्तों, बेंथम ने बताया कि जो अपराध है, अपराध न हो, उसका दोहराव न हो, इसलिए दंड दिया जाना चाहिए। साथ ही दंड देकर जो अपराधी प्रकृति के व्यक्ति हैं उनमें गलती का एहसास, उनमें आत्मग्लानि का एहसास कराया जाए और उसमें अच्छे आचरण की भावना के साथ उसमें सुधार की प्रवृत्ति जागृत किया जाना चाहिए। इस पर्पज से दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इंग्लैंड में जो फौजदारी कानून थी, बेंथम उसका विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? फौजदारी कानून का। कहते हैं जो दंड व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वह फौजदारी कानून पर ही आधारित है, इसलिए ये दोनों अच्छे नहीं हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बेंथम दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का विरोध करते हैं। दोस्तों, बेंथम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बेंथम ने कहा था कि इतिहास मानव जाति के अपराध व मूर्खताओं का संकलन है। इतिहास मानव जाति के अपराध व मूर्खताओं का संकलन है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन जर्मी बेंथम ने कहा था। दोस्तों, अगला स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता को स्वाभाविक व अमर अधिकार समझना बहुत बड़ी भूल होगी। यह भी कथन जर्मी बेंथम ने कहा स्वतंत्रता को स्वाभाविक और अमर अधिकार समझना बहुत बड़ी भूल होगी। अगला स्टेटमेंट बेंथम ने कहा कि विशाल जनमत अगर किसी कानून का विरोध करता है तो संप्रभुता का कर्तव्य है कि उसे कानून का रूप बिल्कुल न दे। उनके कहने का आशय यह था कि अगर किसी राज्य की एक भारी समुदाय किसी कानून का विरोध करे तो उस राज्य की सरकार का यह परम दायित्व है कि उस कानून का निर्माण बिल्कुल न करे, उस कानून को विधि का रूप बिल्कुल न प्रदान करे। तो इस तरह से दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक जर्मी बेंथम ने बहुत बड़ी बात कह दी। जर्मी बेंथम ने यह भी कहा था कि जो न्याय व्यवस्था है इंग्लैंड का, यह जनता के लिए वकीलों का एक षड्यंत्र है। दोस्तों, जो इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था है उसे वकीलों के ठगने का एक षड्यंत्र बताया था। किसने बताया था? जर्मी बेंथम ने। इसके बाद जर्मी बेंथम के एक ऐसे महान विचारक थे कि वो एक कार्य शुरू करते थे और वो खत्म होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ कर देते थे। ये मतलब इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी कि एक किताब अगर बैठ के लिख रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ, उनके विचार में दूसरी सिद्धांत आ गया तो दूसरी किताब लिखने लगे, फिर तीसरा विचार आ गया, तीसरा किताब लिखने लगे, फिर चौथा विचार आ गया, चौथी। तो दोस्तों, पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है। जर्मी बेंथम ने कानून के बारे में इतने किताब लिख डाले लेकिन कोई भी किताब इनकी पूरी नहीं हुई। तो इसी पर कटाक्ष करते हुए एक महान विचारक विल्सन ने लिखा, जब से मुझे ध्यान है आपकी कल्पना एक शानदार योजना से दूसरी शानदार योजना तक ही दौड़ लगाती रही है। ऐसे में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा और कोई भी योजना आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। यह कथन दोस्तों विल्सन ने कहा है। विल्सन ने क्या कहा है? कहा कि जब से मुझे ध्यान है आपकी कल्पना एक शानदार योजना से दूसरी शानदार योजना तक ही दौड़ लगाती रही है। ऐसे में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा और कोई भी योजना पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इस तरह विल्सन ने कटाक्ष करके इनके बारे में, बेंथम के बारे में कहा। तो दोस्तों, हमने देखा कि जर्मी बेंथम जो प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक हैं, जो बहुत बेहतरीन ढंग से प्राकृतिक कानूनों का खंडन करके
कृत्रिम कानूनों की बात करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट की बात करते हैं, गुप्त मतदान की बात करते हैं, महिला मताधिकार के विरोध की बात करते हैं, संसद के कार्यकाल 1 साल की बात करते हैं। तो वहीं दंड के संदर्भ में निवारात्मक दंड की बात कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जेरेमी बेंथम के इस टॉपिक को हमने बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई किया, पूरा किया। अब इसी कड़ी में जो अगला लेक्चर हमारा बहुत जल्द ही होगा वो होगा इनके प्रसिद्ध शिष्य जे.एस. मिल का होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से आप रिवीजन कर लीजिए, पिछले क्लास को भी देख लीजिए, तभी अगला जो टॉपिक आपको आएगा जे.एस. मिल वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि जे.एस. मिल इन्हीं के परम शिष्य रहे हैं। जो विचार इन्होंने दिया है, कुछ विचार उन्होंने दिया या कुछ विचारों का खंडन किया। तो जब तक आप बेंथम को नहीं पढ़ेंगे तब तक जे.एस. मिल अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते लेक्चर को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।